Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये जो करंट अफेयर का वीडियो है ना, ये एक दिन पहले अपलोड होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 अक्टूबर कल है, लेकिन ये 1 अक्टूबर को शाम को 8 बजे अपलोड कर दिया जा रहा है। यानी कि एक दिन पहले शाम को 8 बजे आपका ये करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात तो आपको पता है पहले से। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल संडे है और संडे में हमारा ये जो करंट अफेयर का वीडियो है ये नहीं आता है, यह ऑफ रहता है। बाकी द हिंदू का वीडियो तो रेगुलर चलता है, लेकिन करंट अफेयर का वीडियो संडे में नहीं आता है। अब होगा क्या कि आज से कुछ महीने पहले, लगभग 2-3 महीने पहले, हर संडे करंट अफेयर का वीडियो आया करता था। वो कैसे आया करता था, वो मैं पूरे सप्ताह का रिवीजन करवाया करता था। यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी आपके साथ में करंट अफेयर में डिस्कस किया जाता है वो सब कंपाइल करके संडे में एक रिवीजन करवा देता था। तो वो चीज़ मैं वापस से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या हो रहेगा ना, इससे होगा ये कि मैं मंथली कंपाइलेशन तैयार कर लिया करूँगा, फिर मंथ के लास्ट में आपको मंथली कंपाइलेशन भी मिल जाया करेगा। अब ये वीडियो मैं कंडक्ट नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से मंथली कंपाइलेशन में नहीं बना पाता था, तो वो मुझे बुरा भी लग रहा था। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे मंथली कंपाइलेशन चाहिए भी, मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं उसको पूरी तरह से मैनेज कर सकूँ सारी चीज़ों को। तो सोचा कि यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, संडे में हम लोग पूरे सप्ताह का रिवीजन कर सकते हैं और इस रिवीजन के तहत हमारा मंथली कंपाइलेशन भी तैयार हो जाएगा और हमारा पूरे सप्ताह का रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की और रिवीजन अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे आप समझ लेना, जब एग्ज़ाम देने बैठोगे तो सारी चीज़ें भूले पड़े होंगे। लगेगा कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा तो था लेकिन रिवाइज नहीं कर पाया। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी करंट अफेयर न्यूज़ में थे यूपीएससी या स्टेट पीएससी से रिलेटेड या फिर अदर एग्जाम से रिलेटेड, वो सब मैं एक ही वीडियो के अंदर यानी इस वाले वीडियो के अंदर कंपाइल करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो संडे को आपका ये रिवीजन वाला सेशन रहा करेगा और फिर इसकी मदद से आपको मंथ के लास्ट में मंथली कंपाइलेशन मिल जाएगा। और अगर मंथली कंपाइलेशन की मैं पीडीएफ रेडी कर लूँगा तो लास्ट में 2-2.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करके, मतलब पूरे मंथ के करंट अफेयर रिकॉर्ड करके वो भी अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक बात हो गई। तो मतलब अब आपको यहाँ पे मंथली करंट अफेयर की भी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में मेरे साथ अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो तो ज़रूर से जाना इंस्टाग्राम पर, और अगेन वहाँ पर भी आपको दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। चलो फिर शुभ आरंभ करते हैं। आज का सबसे पहला आर्टिकल, ये बेसिकली आज का नहीं है, ये हमने मंडे में डिस्कस किया था। मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी न्यूज़ में करंट अफेयर थे वो सब हम अब रिवाइज करेंगे, एक रिव्यू लेने वाले हैं। पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था एशियन पाम ऑयल अलायंस के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पर एशियन पाम ऑयल अलायंस को बनाया गया और कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर यहाँ पर इसको बनाया है, और इसमें टारगेट यह है कि जो एशियन पाम ऑयल है ना, बेसिकली इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और होता क्या है कि रिसेंटली एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन भी सेलेक्ट किए जाते हैं, और वो जो चेयरमैन है उनका नाम है अतुल चतुर्वेदी। तो ये तो आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि एपीओए के चेयरमैन रिसेंटली इलेक्ट हुआ, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अतुल चतुर्वेदी। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इस वाले आर्टिकल को। आप लोग वैसे जीएस पेपर नंबर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे, सिलेबस में ये टॉपिक्स नजर आएंगे। न्यूज़ क्या थी? जो हमारा एपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन है, देखो हुआ ये था ना कि लगभग 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। वो कौन कौन सी हैं? इधर इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और नेपाल है। इन 5 कंट्रीज़ ने क्या किया, साथ में आए और साथ में आकर इन्होंने रिसेंटली एपीओए को बना दिया। एपीओए क्या है? यह है एशियन पाम ऑयल अलायंस। इसको यहाँ पर बना दिया गया, एक संगठन बना दिया गया, एक ग्रुप बना दिया गया जो कि काम करेगा एशियन पाम ऑयल को लेकर, जिसको नाम दिया गया एपीओए। अब ये कब किया गया था? तो ये काम रिसेंटली किया गया है। रिसेंटली यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी ग्लोबल समिट की। ध्यान रखना, ग्लोबल समिट नहीं है, बॉयल समिट है, OIL लगाए। तो ग्लोबल समिट की रिसेंटली यहाँ पर मीटिंग हुई थी, 2020 की आगरा में मीटिंग हुई थी, जहाँ पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को उठाया गया, इस पर्टिकुलर अलायंस को बनाया गया। ये 2022 की मीटिंग थी और अगली मीटिंग भी कहाँ पे होने वाली है ये भी अनाउंसमेंट अब की बार कर दिया गया है। अगली मीटिंग कहाँ पे होगी? इंडोनेशिया में होगी। आ गया हो। अब ये एग्जैक्टली एपीओए है क्या सर, ये बताओ। देखो, इसका मकसद है कि जो पाम ऑयल होता है ना, पाम ऑयल आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको पाम दिखेगा, इसमें से ऑयल निकाला जाता है और इस पाम ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब कुकिंग के पर्पज़ से, खाने वाला जो तेल है ना उसको हम लोग कह सकते हैं।
तो कुकिंग के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पाम ऑयल का। इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पाम ऑयल के ऊपर, अलग अलग देशों के ऊपर। हम लोग बहुत सारे कंट्री से ये पाम ऑयल परचेज़ करते हैं। तो इस अलायंस का काम क्या है? इस अलायंस का काम है कि इस पाम ऑयल सेक्टर को और ज़्यादा ग्रो करना, यहाँ पर इसकी हाई क्वालिटी मेंटेन करके रखना, इसको थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाना, एक हेल्दी ऑयल यहाँ पर बना कर रखना। और इसके लिए जो नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, बहुत सारी नेगेटिव इमेज भी देखने को मिलती है पाम ऑयल की कि पाम ऑयल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको यहाँ पर चेंज करना। तो वो सारी काम यहाँ पर ये APOA करने वाला है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। सर पाम ऑयल एग्जैक्टली क्या है? तो पाम ऑयल करेंट टाइम पर यानी आज के टाइम पर दुनिया का सबसे ज़्यादा खाने वाला वेजिटेबल ऑयल है। इसका इस्तेमाल खाने के अलावा डिटर्जेंट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, बायोफ्यूल में भी किया जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों साथ में मिलकर 90% ग्लोबल पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब कि इंडिया, मलेशिया ऐसे देश हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के साथ साथ इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब ये तो हो गए प्रोड्यूसर। अब ये बताओ कंज्यूमर कौन कौन है? तो दुनिया में टॉप कंज्यूमर में आता है इंडिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन। भारत लगभग कितना इंपोर्ट करता है? हम लोग हर साल जो खाने वाला तेल है वो लगभग 13 से 14 मिलियन टन के आसपास इंपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात? और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग इधर इंडोनेशिया, मलेशिया से करते हैं। और ये तो हम लोग पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया से लेते हैं। उसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार का तेल परचेज किया जाता है भारत के थ्रू, जैसे सोया ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया। ये कहाँ से लेते हैं? तो ये लिया जाता है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूक्रेन और रशिया से। इंडिया जो है एक सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का पूरे एशिया में, क्योंकि एशिया में देखोगे तो यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। तो एशिया में भारत एक सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का। और भारत के बाद कौन कौन सी है? भारत लगभग 15% ऑयल इंपोर्ट करता है। उसके बाद चाइना है, चाइना 9% करता है, पाकिस्तान 4% और बांग्लादेश 2%। तो ये बात क्लियर रखना, ये यहाँ पर न्यूज़ में था। अगला आर्टिकल न्यूज़ में था ग्रुप 4 कंट्रीज़, G4 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहली चीज़, G4 कंट्रीज़ का मतलब है ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़। वो 4 कंट्रीज़ यहाँ पे कौन कौन सी हैं? उसमें है ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और साथ ही साथ में जापान। ये 4 कंट्रीज से मिलता है G4 कंट्रीज़। रिसेंटली होता क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होता है। वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ जाती हैं, मीटिंग करती हैं, और उसी मीटिंग के दौरान ये जो चारों कंट्रीज़ हैं ना, इन चारों कंट्रीज़ ने अलग से भी अपनी एक मीटिंग रखी और उस अलग से मीटिंग में रख कर इन चारों कंट्रीज़ ने एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस किया। वो पॉइंट क्या था कि सर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हम चारों को परमानेंट मेंबर की सीट चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक सेकंड को, खाली पेज को देखते हैं। हाँ, यहाँ पे समझ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पर आपको टोटल 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और जो है 5 वो परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? इसमें आ जाता है USA, फिर उसके बाद आता है UK, देन उसके बाद में आता है फ्रांस, देन चाइना, देन रशिया। ये आपको 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। अब होता यह है कि इन 5 कंट्रीज़ के पास में बहुत सारी पावर्स हैं, वीटो पावर, अलग अलग प्रकार की पावर देखने को मिलती हैं, जिसका ये उपयोग भी करते हैं। अब मांग ये की जा रही है कि देखो, ये तो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं, अब इसमें ही 10 नॉन परमानेंट भी हैं। नॉन परमानेंट का मतलब ये हर 2 साल में चेंज होती रहती हैं। तो इंडिया अभी के टाइम पर तो एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह यहाँ पर हिस्सा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। लेकिन जो रिसेंटली जो ग्रुप 4 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी, इन चारों कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई थी, यहाँ पर हमारे महान भारत ने और साथ ही साथ में इन तीनों कंट्रीज़ ने एक मांग ये करी है कि सर हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर की सीट चाहिए। ठीक है ना? तो इन चारों कंट्रीज़ का एक टारगेट है, वो क्या है? परमानेंट मेंबर की सीट चाहिए, हमें भी परमानेंट मेंबर बनाओ, हमें भी वीटो पावर दो। तो वो बात यहाँ पे रखी गई। तो ज़रूरत क्या रिफॉर्म की? देखो, क्योंकि इंडिया इस पोजीशन को डिजर्व करता है। भारत दुनिया में एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम लोग आज के टाइम पर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ी इकोनॉमी क्रिएट हो चुके हैं। दुनिया में सेकंड नंबर पर आने वाला सबसे आबादी वाला देश आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बेसिस पर भारत को एक परमानेंट मेंबर सीट मिलनी चाहिए। हालांकि पिछले कुछ समय में जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना है, तब से 40 साल तक तो भारत ने मांग करी ही नहीं कि हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। हम पिछले कुछ सालों से ही हम लोगों ने मांग स्टार्ट करी कि हमें परमानेंट मेंबरशिप दो, क्योंकि हम लोग उस सीट को डिजर्व करते हैं और इससे भारत को डेफिनेटली और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आर्टिकल न्यूज़ में था। नेक्स्ट आर्टिकल, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। लाइफ कैंपेन क्या है, आओ इसको डिस्कस करते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने
रिसेंटली क्या किया, अग्नि तत्व को लॉन्च किया। एनर्जी फॉर लाइफ कैंपेन यहाँ पर इसको बोला जा रहा है, अग्नि तत्व को लॉन्च किया गया है। अग्नि तत्व यहाँ पर जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के बारे में बात करेगा। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अग्नि तत्व कैंपेन को रिसेंटली लाया गया, तो ये अग्नि तत्व कैंपेन क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म देगा। उस प्लेटफॉर्म पर क्या होगा, हम लोग अपने आप में एक्सपर्टीज़ को, स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे, जो कि अपने आप में सोल्यूशन हम लोग को प्रोवाइड करवाएंगे कि कैसे हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। और ये जो एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट आएंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, स्पिरिचुअलिटी, इस प्रकार के टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद मैंने आपको बताया लाइफ मूवमेंट के बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने यहाँ पर पढ़ा ना लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट के बारे में। तो ये लाइफ मूवमेंट आखिरकार क्या है, आओ इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। देखो, ये जो आइडिया है ना लाइफ का, ये लाया गया था इंडिया के थ्रू 26वें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के दौरान। आपको पता होगा COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी ग्लासगो में साल 2021 में, यानी पिछले साल। अच्छा, ग्लासगो कहाँ पर स्थित है, नीचे कमेंट सेक्शन में उस कंट्री का नाम बताओ। तो वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पे होता यह है कि इंडिया ने इस पर्टिकुलर लाइफ वाले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, इसको लॉन्च किया था। इस कॉन्सेप्ट का मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग क्या कर सकें, अपने क्लाइमेट को बचा सकें। इस मिशन का यहाँ पर प्लानिंग यह है कि हम लोग क्या कर सकें, लगभग P3 क्रिएट कर सकें। P3 का मतलब है प्रो प्लानट पीपल। ऐसे लोग हो जो कि कमिटमेंट लें और कुछ भी ऐसा काम करें जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, इस प्रकार से पे काम किया जाए। तो ये पर्टिकुलर चीज़ का इंट्रोडक्शन कब किया गया था, पिछले साल 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के दौरान। अब एनवायरमेंट को जब हम लोग बचाने की बात करते हैं तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भारत ने कितना कुछ अचीव किया है अभी तक। तो ये देखो, सबसे पहला अचीवमेंट तो यही है कि हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कवर यानी जंगल वाला जो एरिया है वो बड़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। साल 2021 में जो जंगल का हिस्सा है वो 21.67% हुआ करता था। 2017 में ये 21.5% हुआ। उसके बाद में 2021 में 21.71% हुआ। यानी 2021 में ओवरऑल जंगल का कुछ हिस्सा यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। ये हमारा पहला अचीवमेंट हुआ। दूसरा अचीवमेंट, हम लोगों ने आज के टाइम पर जो नॉन फॉसिल बेस्ड सोर्सेस हैं उसका इस्तेमाल बढ़ा दिया है। यानी कि करेंट टाइम पर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग का हमने टारगेट अचीव कर दिया। आपको पता होगा रिसेंटली टारगेट रखा गया था कि हम लोग 10% क्या करेंगे, पेट्रोल में इथेनॉल को मिला देंगे, जिससे पेट्रोल की ज़रूरत कम पड़ेगी। इथेनॉल को मिलाकर हम लोग पेट्रोल को चला सकते हैं। इससे हम लोग विदेशों से पेट्रोल खरीदना कम कर देंगे, पैसा भी हमारे पास में बचेगा। तो वो टारगेट भी हमने यहाँ पर अचीव किया। उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट देखोगे तो आज के टाइम पर सोलर एनर्जी, उसके बाद लार्ज हाइड्रो एनर्जी, बायो पावर एनर्जी, इन सारे एनर्जी के मामले में थोड़ा थोड़ा हमारा अचीवमेंट देखने को मिल जाता है। वो बात यहाँ पर रखी गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 के बारे में चर्चा की जा रही थी। आगे आते हैं तो ये अभी रिसेंटली क्या होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यानी दूरसंचार विभाग ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया है, ड्राफ्ट बिल रिलीज़ किया है, जिसका नाम है ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन 2022 बिल। अब इसका पर्पस क्या है, देखो जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज कौन सी होती हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं। तो इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को रेगुलेट कंट्रोल कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करता है। तो अभी के टाइम पर इन सारी टेलीकॉम कंपनीज को ना अलग अलग एक्ट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। वो एक्ट कौन कौन से हैं, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस एक्ट टेलीग्राफ एक्ट 1933, द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। तो ये जो आपको अलग अलग एक्ट्स दिख रहे हैं ना, इन एक्ट्स की मदद से हम लोग करंट टाइम पर अपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को रेगुलेट करते हैं। टेलीकॉम कंपनीज कौन सी हो गई, वोडाफोन, आइडिया, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। लेकिन सर ये जो बिल लेकर आया जा रहा है, ड्राफ्ट बिल है ये, ड्राफ्ट बिल मतलब अभी हम इस पर काम कर रहे हैं, है ना, लोगों से सुझाव भी मांग रहे हैं कि आपके क्या सुझाव है, आप भी यहाँ पे अपनी राय दो। तो इस चीज़ को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड की जा रही है। बोला ये जा रहा है कि भैया जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म्स को भी अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्यों ना रेगुलेट करे। यानी कि अभी तक क्या होता है, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इनको तो रेगुलेट किया जा रहा है, इनके साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट करना चाहिए, इनको भी कंट्रोल करना चाहिए। वो बात यहाँ पर रखी जा रही है, ठीक है ना, इस बिल के अंदर। और भी बातें रखी गई इस बिल के अंदर।
ड्राफ्ट बिल में बोला गया कि जो ट्राई है, ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगेन ये भी हमारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को रेगुलेट करने का काम करता है, इसकी पावर को कम कर दिया गया है। ठीक बात हो गई। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक क्या होता है, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, अगर इनको चलना है ना, ये आपको सर्विस दे रही हैं, घर तक आपके पास में नेटवर्क आ रहा है, आप एयरटेल की सर्विसेज ले रहे हो, तो कैसे हो रहा है वो सब? वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये लोग पहले लाइसेंस लेती हैं। क्या लेती हैं? ये लोग पहले लाइसेंस लेती हैं, और लाइसेंस लेने का मतलब यह है सरकार लाइसेंस दे रही है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दे रहा है, और इन सभी कंपनीज को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेट भी कर रहा है, इनको कंट्रोल भी कर रहा है। ठीक है ना? तो मतलब ये कंपनीज आपको तभी सर्विस दे पाएंगी जब इनको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनना, ये तो आज के टाइम पर हो ही रहा है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अभी तक इन लाइसेंस वाली चीज़ों के अंदर कवर नहीं किया गया है। यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अभी तक लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब ये जो नया बिल लेकर आया जा रहा है ना, इस बिल के अंदर यही बात बोली गई है कि सर अभी तो हम लोग एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को कवर कर ही रहे हैं, अब हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी इसके अंदर कवर करेंगे। दैट मीन्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी पहले लाइसेंस लेना होगा अगर उन्हें सर्विस देनी है तो। समझ में आई बात? अब आप कहोगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में इन्होंने किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को टारगेट किया है? इन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स के बारे में टारगेट किया है, फेस टाइम, गूगल मीट। व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग कॉल्स करते हो, है ना? कॉल्स भरपूर मात्रा में कर लो और मतलब फ्री कर लो, अनलिमिटेड कॉल करो, लेकिन इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो अब व्हाट्सएप को, अगर आपको कॉल सर्विस दे रहा है व्हाट्सएप, तो अब व्हाट्सएप को पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर लाइसेंस लेगा तो बताया ये भी जा रहा है कि व्हाट्सएप आपसे कुछ पैसा भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि लाइसेंस लेगा तो व्हाट्सएप को पैसा पे करना पड़ेगा, पैसा दे के लाइसेंस लेगा। तो अब लाइसेंस लेने के बाद में अगर आपको सर्विस देगा तो व्हाट्सएप आपसे भी कुछ ना कुछ चार्ज ले सकता है, यानी आने वाले टाइम पर व्हाट्सएप कॉल्स पेड हो सकती हैं। ये बात यहाँ पर रखी जा रही है इस पर्टिकुलर बिल के तहत। फिर इसमें कुछ और बातें बोली गई हैं। प्रोविजन ऑफ रिफंड, यानी कि मान लो कोई टेलीकॉम कंपनी है, उसने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया, तो उसको जो उसका पैसा है वो रिफंड कर दिया जाएगा। या फिर एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय लाइसेंसीज। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी है जो कि कोई जिसने लाइसेंस लिया था, वो अब क्या कर रही है, वो पेमेंट नहीं दे पा रही है, पैसा नहीं दे पा रही है सरकार को, क्योंकि लाइसेंस लिया है, पैसा देना है, पैसा नहीं दे पा रही है, तो उसको यहाँ पर उसमें आराम दिया जाएगा, मतलब छूट दी जाएगी कुछ यहाँ पर शेयर्स में या कुछ हिस्सों में, धीरे धीरे करके पेमेंट वो दे सकती है कंपनी। या फिर एक केस ये भी बोला गया है कि मान लो अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया निकल जाए, बैंकरप्ट हो जाए, उसके पास में कुछ नहीं बचा, कंपनी बर्बाद हो गई है, सपोज यहाँ पे आइडिया अब कह रहा है कि भैया हमारी बस की बात नहीं, हम छोड़ छाड़ के निकल रहे हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पर कहेगी ठीक है आप जा सकते हो, और इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिला था उस कंपनी को, स्पेक्ट्रम क्या, जो टावर से नेटवर्क से निकल रहे हैं, ठीक है ना, होता क्या है, ये घर तक आपके पास में नेटवर्क पहुँच रहे हैं, वो सब इन सर्विस कंपनीज़ की वजह से पहुँच रहे हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ की वजह से पहुँच रहे हैं। वैसे जो नेटवर्क है ना, ये सरकार के अंडर में आते हैं। अब सरकार के अंडर में आते हैं, लेकिन सरकार इनकी नीलामी करती है, ऑक्शनिंग करती है, और ऑक्शनिंग करती है तो उसके बाद वोडाफोन, एयरटेल जैसी कंपनियां खरीदती हैं, फिर उसके बाद में आपको घर तक ये पहुंचाती हैं। तो अब क्या होगा, सपोज आइडिया बंद करके जा रहा है सब कुछ, तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये सरकार कह रही है हम वापस से ले लेंगे और किसी और को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर जा सकते हो। क्लियर बात हो गई। उसके साथ साथ इस बिल में एक और चीज़ ऐड करी गई है, वो है टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड। अभी तक यहाँ पर एक फंड है हमारे पास ऑलरेडी, जिसका नाम है यूएसओएफ, मतलब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसका नाम बदल दिया गया है, नाम बदलकर बोला जा रहा है हम लोग कर देंगे टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड। यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनी से सरकार के पास में पैसा इकट्ठा होगा, उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। वो पैसा कुछ गाँव वाले एरियाज़ है वहाँ पर टावर्स लगाने के लिए, कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा जाएगा, ठीक है ना, ये बात आपको देखने को मिल जाती है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। पोषण अभियान के बारे में चर्चा की गई है। तो रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ में था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में मिलकर बहुत सारे अभी आंगनवाड़ी सेंटर्स को यहाँ पर एक तरीके से बोला है कि वो पोषण वाटिकास को ओपन करें, मतलब पोषण वाटिकास को यहाँ पर सेटअप करने के बारे में चर्चा की गई है। तो बहुत सारे पोषण वाटिकास सेटअप करे गए हैं, तो उसी को लेकर ये चर्चा में है, क्योंकि अभी सितंबर का मंथ जो था ना पूरा, वो पोषण महीना था, पोषण माह के नाम से जानते हैं। तो पोषण माह क्या है, हर साल हर सितंबर को हम लोग पोषण माह के नाम से जानते हैं। इस पोषण माह में हमारा टारगेट यह है कि
कुछ अच्छी जो फैसिलिटीज़ है वो लोगों को दी जाए। फॉर एग्जांपल यानी कि माओ को एक तरीके से जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं, बच्चे जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए। एंटीनेटाल केयर दिया जाए, यानी कि बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी केयर के ऊपर ध्यान दिया जाए, बच्चा पैदा होने से पहले यहाँ पर उसका ध्यान दिया जाए। और एक तरीके से जो एनीमिया, आज के टाइम पर वेमेन के अंदर एनीमिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, खून की कमी देखने को मिलती है ना, तो आयरन की कमी देखने को मिलती है, तो वो एनीमिया को टैकल किया जाए। गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए, प्रॉपर डाइट दी जाए। तो ये सारा काम यहाँ पर किया जाता है, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है सितंबर के मंथ में, हर साल सितंबर के मंथ में। तो आपसे पूछा जाए, हर साल सितंबर का महीना एक और महीने के नाम से जाना जाता है, वो है पोषण माह या फिर पोषण महीना। ठीक है ना, आगे आते हैं। अब आपको पोषण वाटिका के बारे में क्या जानना है, क्योंकि पोषण वाटिका को एस्टेब्लिश किया करने के बारे में चर्चा की गई है। तो पोषण वाटिका मतलब होता है एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे लोग रह रहे हों, कुछ सब्जियाँ उगा रहे हों और मेक श्योर ये कर रहे हों कि एक तरीके से जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर फैमिली है, फैमिली के अंदर बच्चे हैं, विमेन हैं, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार ना बने, वो कुपोषण का शिकार ना बने। तो पोषण वाटिका का यह है मकसद। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, महिलाओं को पूरी तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, एक अच्छी वेजिटेबल, एक साफ़ सुथरी ऑर्गेनिक वेजिटेबल को घर में ग्रो करने का काम ये करता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो, जो प्लांटेशन वगैरह है ना, प्लांटेशन करवाई जाती है पोषण वाटिकास के अंदर में, उसके बाद में पोषण के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ये हमने जैसा पढ़ा। अब पोषण अभियान के बारे में आपको क्या पढ़ना है। पोषण अभियान मैंने आपको बता दिया। देखो, पोषण अभियान को हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से जानते हैं। इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया था 8 मार्च 2018 में। इस अभियान का मकसद क्या है कि जो भी चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, अंडर न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, इसको रिड्यूस करना, इसको कम करना। यानी बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका वेट कम है, बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका वज़न कम है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि उनको एक अच्छा पोषण भरपूर खाना नहीं मिल पा रहा है। तो उन चीज़ों को कम करना, उन सिचुएशन को कम करने का काम करा जाता है इस पोषण अभियान के अंदर में। पोषण अभियान की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया करेंट टाइम पर कुपोषण बच्चों में बहुत ज़्यादा है, महिलाओं के अंदर एनीमिया देखने को मिल रहा है। इस चक्कर में हम लोग फोकस करते हैं महिला और बच्चों के ऊपर, ताकि इन दोनों को ही अच्छा पोषण दें, अच्छा खाना दें, ताकि इस प्रॉब्लम से ये लोग निकल पाएँ। तो ये पहली ज़रूरत होती है। दूसरी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में भारत बहुत पीछे है। इंडिया ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया है एनीमिया और चाइल्ड वेस्टिंग कंडीशन में, तो भारत को यहाँ पर भी अगेन ज़रूरत पड़ जाती है पोषण अभियान की। देन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में देखोगे तो यहाँ पर भी रैंक हमारी बहुत बुरी है, और इसमें हम लोग कह सकते हैं लोगों के पास में बहुत स्किल्स कम हैं। ठीक है ना, लोगों को यहाँ पे अपना पोटेंशियल नहीं पता है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब लोग फिट नहीं हैं, तो इसमें भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। दैट इज़ वाई हमें पोषण अभियान की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है मेघ चक्र ऑपरेशन के बारे में। तो मेघ चक्र ऑपरेशन रिसेंटली न्यूज़ में था। देखो, ये जो ऑपरेशन है ना मेघ चक्र, इसको चलाया जाता है, और बेसिकली मतलब इसको रिसेंटली यहाँ पर स्टार्ट किया गया। यहाँ पर जो दुनिया भर की पुलिस है ना, वो साथ में मिलकर आई है। देखो, ये एक तरीके से मतलब मेघ चक्र ऑपरेशन का काम यह है कि इंडिया के अंदर जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल है उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाए। ये रिसेंटली अभी सीबीआई ने इस मेघ चक्र ऑपरेशन को चलाया था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस चक्र ऑपरेशन को चलाया था। इसमें क्या काम है, इसमें काम यह है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल जो सर्कुलेट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, इसको पूरी तरह से रोका जाए। चाइल्ड सेक्सुअल को रोकने के बारे में यहाँ पर काम करता है मेघ चक्र ऑपरेशन की। हाइलाइट्स क्या हैं, तो अभी सीबीआई ने लगभग 59 लोकेशंस में छापा मारा था। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लगभग यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, 50 ग्रुप्स को अरेस्ट किया है, 5,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया है, और अलग अलग कंट्री से भी लोगों को अरेस्ट किया गया। क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो ऑपरेशन है, ये अलग अलग कंट्रीज़ की जो पुलिस है वो सब मिलकर यहाँ पर कंडक्ट कर रही हैं, जहाँ पे फोकस ये है कि जो चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ वाला मटेरियल है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, उसका जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। समझ में आ गई ये बात। और इसी मेघ चक्र ऑपरेशन के जैसा एक सिमिलर एक्सरसाइज भी चलाई जाती है जिसका नाम है ऑपरेशन कार्बन। ये यहाँ पर सीबीआई चलाया था इसने नवंबर 2021 में। बस इतना ही ध्यान रखना कि मेघ चक्र ऑपरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को ख़त्म करने के लिए चलाया गया था। अब देखो, करेंट टाइम पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंट टाइम पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ बढ़ चुकी हैं। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो अलग अलग प्रकार का चाइल्ड अब्यूज़, ऑनलाइन
ऑनलाइन बुलिंग, हैरेसमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ के नजर आ रही हैं। प्लस दूसरा एक बहुत बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ बढ़ रहा है, वो है इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन। हमारे पास में कोई कानून है, लॉ है, तो वो सही से लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी पोक्सो एक्ट देखने को मिलता है। पोक्सो एक्ट की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो ये जो एक्ट है ना, ये मतलब बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से नहीं बचा पा रहा है, उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसमें जो केसेस आ रहे हैं तो एक्ट के अंदर बोला गया है वो केस लगभग 1 साल के अंदर अंदर निपटा देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर 1 साल में भी वो मामला नहीं निपट रहा है, जस्टिस बहुत डिले मिल रहा है। मतलब कठुआ रेप को देखोगे तो उसमें 16 महीने लग गए थे। तो आज के टाइम पर चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस को लेकर ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चाइल्ड सेक्सुअल को लेकर यहाँ पे मतलब क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। देखो, संविधान काफ़ी तरीके से प्रोटेक्शन देता है। हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से लेकर 35 तक। उन फंडामेंटल राइट्स को देखोगे तो अलग अलग तरीके से लोगों को प्रोटेक्शन दी जाती है। आर्टिकल 21 राइट टू लिव के बारे में बात करता है, आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी, देन राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सारे प्रोविजंस देखने को मिलेंगे जो कि सभी लोगों के पास में करेंट टाइम पर अवेलेबल हैं। इन प्रोविजंस के तहत लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था अंबेडकर सर्किट के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। केंद्र सरकार ने अभी क्या किया, एक स्पेशल टूरिस्ट सर्किट यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, उसका नाम अनाउंस कर दिया है, उसका नाम दिया है अंबेडकर सर्किट। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर इस अंबेडकर सर्किट का नाम रखा गया है। देखो, अंबेडकर सर्किट का मतलब है यहाँ पे इंडिया में कुछ 4 जगह आपको देखने को मिल रही हैं, इन 4 जगह को कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये चारों जगह अंबेडकर जी से रिलेटेड हैं। जैसे कि जन्मभूमि, अंबेडकर जी का यहाँ पे जन्म हुआ था, ठीक है ना, माओ के अंदर में। इधर यहाँ पर महापरिनिर्वाण भूमि, ये प्लेस ऑफ डिमाइस यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। देन इधर दीक्षा भूमि, दीक्षा भूमि देखने को मिलेगी जहाँ पर इन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था। फिर इधर चैत्य भूमि, जहाँ पर इनका दाह संस्कार किया गया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड ये आपको 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस नज़र आती हैं। तो चारों इंपॉर्टेंट प्लेसेस को एक ट्रेन के माध्यम से कनेक्ट कर दिया गया है। अगर आप लोग इन चारों जगह को घूमने जाना चाहते हो तो एक जगह ट्रेन से बैठो, आपको वो चारों जगह बहुत आराम से घुमा देगी, बिल्कुल एक लग्जरियस फैसिलिटी की तरह। और बोला जाता है कि इसी 4 जगह को कनेक्ट करने का जो नाम दिया गया है उसको नाम दिया गया है अंबेडकर सर्किट। इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ऐसे ही आपको देखने को मिलता है अंबेडकर सर्किट के अलावा जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट देखने को मिलेगा, रामायण सर्किट देखने को मिलेगा। रामायण सर्किट वो एरिया है जहाँ पे राम जी से संबंधित अलग अलग प्लेसेस हैं, उनको कनेक्ट किया गया है। आप लोग वहाँ से ट्रेन में विजिट कर सकते हो सभी एरियाज़ को एक साथ। वैसे बुद्धिस्ट सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट मतलब बुद्धा जी से कनेक्टेड सारी प्लेसेस हैं, वहाँ पे आप लोग एक साथ विजिट कर सकते हो। वैसे यहाँ पर रिसेंटली अंबेडकर सर्किट को चलाया गया। और एक बात ध्यान रखना, अभी तक केवल सिर्फ और सिर्फ 3 सर्किट्स हमारे पास में एक्टिव हैं। वो कौन कौन से हैं? रामायण सर्किट एक्टिव है, बुद्धिस्ट सर्किट एक्टिव है और नॉर्थ ईस्ट सर्किट एक्टिव है। ये तीनों सर्किट ऑलरेडी एक्टिव हैं। अंबेडकर सर्किट जब एक्टिव हो जाएगा तो ये चौथा सर्किट होगा जो कि एक्टिव होगा। तो ये बात क्लियर रखनी है अपने दिमाग में। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था अलीवा के बारे में। तो ओडिशा ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा अप्रोच चलाया है जहाँ पे इसको नाम दिया गया है अलीवा। अलीवा का मकसद है जो चाइल्ड मैरिज है यानी बाल विवाह है उसको कम करना, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पर आपने देखा होगा थंबनेल भी लगाया हुआ है। तो न्यूज़ क्या है इसको समझते हैं। ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एक नया इनिशिएटिव उठाया जिसको नाम दिया गया है अलीवा। अलीवा का मकसद है जो चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह है, बेसिकली उसको कम कर देना, ठीक है ना। और ओडिशा ने यहाँ पर मकसद रखा है कि हम 2030 तक क्या करेंगे, चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह से कम कर देंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है अलीवा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था इसी साल जनवरी 2022 में। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे बोला गया कि आप घर घर जाओ और जो हर एक एडोलेसेंट गर्ल है यानी 12 से 19 साल की उम्र वाली जो बच्चियां हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। जैसे उनका बर्थ रजिस्ट्रेशन डेट हो गया, कब जन्म हुआ था, आधार, फैमिली डिटेल्स, स्किल ट्रेनिंग, सारे का सारा डेटा रखो और एक रजिस्टर में सारा डेटा नोट कर लेना। उस रजिस्टर को नाम दिया गया है अलीवा।
उस रजिस्टर में सारा डेटा रहेगा और जब गर्ल की एज यहाँ पे उस रजिस्टर में स्टोर की जाएगी तो उस एज को स्कूल के हेडमास्टर से अप्रूव किया जाएगा, फादर से, सुपरवाइजर से, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर से, सभी जगह से अप्रूवल मिलेगा ताकि बिल्कुल सही डेट वो लिखी हुई हो, यानी बच्ची की उम्र जो है बिल्कुल करेक्ट उस रजिस्टर में लिखी हुई हो। ये काम आज के टाइम पर किया जा रहा है। लगभग बोला जा रहा है कि 48,642 रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको देखने को मिल रही है ओडिशा के अंदर में। अब ये बच्चे की मैरिज को कैसे कंट्रोल कर सकता है, चाइल्ड मैरिज को कैसे कंट्रोल कर सकता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारी जगह पर देखने को मिलता है कि बच्चियों की शादी करवा दी जाती है और जो पेरेंट्स हैं वो एज नहीं बताते हैं। तो अब क्या होगा, एज पहले से यहाँ पर रजिस्टर्स के अंदर लिखी हुई है और वो बिल्कुल ऑथेंटिक एज है, तो यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बोल पाएगा। जो एज है वो क्लियर नजर आएगी और चाइल्ड मैरिज को रोका जाएगा। क्यों ये काम किया जा रहा है? क्योंकि चाइल्ड मैरिज की वजह से जो छोटी बच्चियाँ हैं ना, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, एनीमिया से सफ़र करने लगती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती है। फिर मैंने आपको बताया था चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जो स्टेटस है भारत के अंदर वो कहाँ पर स्टैंड करता है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड आपको देखने को मिलेगा। इसका जो एस्टिमेशन है, इसका जो यहाँ पर एक अनुमान है, उस अनुमान के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग बोलता है कि हर साल 1.5 मिलियन जो गर्ल्स हैं जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनकी शादी हो जाती है, यानी कि इतनी चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में चाइल्ड मैरिज भारत के अंदर रिड्यूस हुई यानी कम हुई हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल और बिहार ये दोनों कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह बहुत ज़्यादा है। बाकी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर चाइल्ड मैरिज बहुत कम है। बहुत कम वाले एरियाज़ कौन से हैं? तो वो है लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु। समझ में आ गई बात? तो ये आपने चाइल्ड मैरिज के बारे में पढ़ लिया है। आगे आते हैं बात। अब करेंट टाइम पर देखने को मिलेगा क्या क्या हमारे पास में लॉज हैं, क्या क्या इनिशिएटिव हैं चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको देखने को मिलेगा जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज यानी हिंदू मैरिज एक्ट आपको देखने को मिलेगा 1955 का, जहां पर चाइल्ड मैरिज की मिनिमम एज रखी गई है। बोला गया है कि जो महिला हैं उनकी एज 21 है और जो मेल है उनकी एज 21 है ना। ये एक मिनिमम एज आपको देखने को मिलेगी जो कि एक तरीके से बात ये करता है कि भाई इससे कम उम्र में आप शादी नहीं कर सकते लड़की की। तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस नज़र आते हैं, लेकिन वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए ओडिशा ने एक कदम उठाया जिसका नाम है अलीवा, एज अ एग्जाम्पल याद कर सकते हो। फिर अगले आर्टिकल में हमने पीएफआई के बारे में डिस्कशन किया था और ये था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसको रिसेंटली बैन कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर ने बोला कि पीएफआई के कहीं ना कहीं जो संबंध है वो एक तरीके से अलग अलग हिंसा के साथ में अलग अलग जो हिंसा है उसके बाद में अलग अलग आतंकवादी संगठन है उनके साथ में इसका कनेक्शन देखने को मिला है, उसकी वजह से पीएफआई को बैन कर दिया था। इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था 22 नवंबर 2006 के अंदर। इसका काम है जो भी एक तरीके से मुस्लिम्स हैं उनकी आवाज़ को यहाँ पर बनाकर रखने के बारे में चर्चा करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाता है। मतलब एक छोटा सा आर्टिकल था, मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दिया था। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 8 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया। देखो जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है ना, बेसिकली इसको यहाँ पर मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है इसको अभी 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 8 साल जब पूरे हुए तो बताया गया कि इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। साल 2022 में देखोगे तो मेक इन इंडिया की वजह से जो एफडीआई है, जो बाहर से पैसा आया है, वो लगभग 83 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। तो आपको मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, इसको लॉन्च कब किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मकसद है वो है कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर देना, कंट्री को यहाँ पर एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लीडर बनाना, दुनिया भर में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें लीडर बनाना। तो मेक इन इंडिया का संबंध किससे है? मैन्युफैक्चरिंग से है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मेक इन इंडिया ने एक काम किया भी है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया। इसका एक और मकसद है, वो ये है कि हम चलो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि बाहर से जो निवेशक है वो हमारे कंट्री में आकर इन्वेस्ट करे, इसके ऊपर भी हम लोग फोकस रखेंगे। तो इस चक्कर में मेक इन इंडिया की वजह से बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे देश में आया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ा है, इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हुई है, लाखों लोगों को जॉब मिली है और एक्सपोर्ट भी हमारा इंक्रीज हुआ है। ये बात यहाँ पर रखी गई, ठीक है ना। तो इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम से क्या क्या हुआ? पहली बात तो बाहर से जो पैसा आ रहा था, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा था, वो बढ़ चुका है। क्योंकि आप देखोगे 2014-15 में जो इन्वेस्टमेंट था वो था 45 बिलियन डॉलर्स का, लेकिन 2021-22 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ये जो नंबर है वो पहुंच चुका है 83.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का। यानी एफडीआई के अंदर जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा आया है भारत के अंदर। और इसमें हम लोगों ने एक काम और किया, जो खिलौने थे, एक टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा खिलौने इंपोर्ट किया करते थे
और उन खिलौने के अंदर बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल इस्तेमाल होता था। लेकिन अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं, भारत अब इम्पोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट करता है। हम लोगों ने अप्रैल 2022 का डेटा देखा, जहाँ पे खिलौनों जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है ना, उसमें 636% से बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये काम यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी जो कौन कौन से इनिशिएटिव है उठाए गए हैं जिसकी वजह से मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और सपोर्ट मिला, तो कौन कौन से इनिशिएटिव है जिसकी वजह से मेक इन इंडिया प्रोग्राम और मजबूत हुआ। तो पहला इनिशिएटिव है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। आपको ध्यान रखना है, देखो होता क्या है ना कि अभी तक अगर आपको कोई बिजनेस खोलना है तो उसके लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ में जाकर उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, यानी अलग अलग चक्कर मारने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हमारे देश में नहीं हो पाता, बिजनेस करना इतना आसान नहीं हो पाता। तो उनके लिए नेशनल सिंगल सिस्टम को लेकर आया गया, यानी एक सिंगल वेबसाइट पर ही आप लोग सारा डेटा सबमिट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट एक ही जगह से अप्रूवल हो जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो बिजनेस करना आसान हो गया है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़ती हुई नजर आई। ऐसी गति शक्ति प्रोग्राम देखने को मिलेगा। गति शक्ति प्रोग्राम यहाँ पर बात करता है कि हम लोग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, यानी कि जो सामान है वो डेस्टिनेशन तक बहुत आराम से पहुँचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के बारे में चर्चा करता है। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने भी यहाँ पे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है, यानी कि जो हमारा ये एक तरीके से मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ना, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अंदर हम लोग फोकस ये करते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हमारे देश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करें और उसके पोटेंशियल को देखें, उसके अंदर क्या खास बात है। वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट किया जा रहा है, टेक्सटाइल्स के ऊपर काम किया जा रहा है, हैंडलूम्स के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर कोई भी बहुत अच्छी चीज़ है तो उसको प्रमोट किया जाएगा और उसका एक्सपोर्ट वगैरह किया जाएगा, ताकि उस पर्टिकुलर सामान से उस डिस्ट्रिक्ट का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। तो इसकी वजह से भी मेक इन इंडिया जो है यहाँ पे और ज़्यादा ग्रो किया। उसके बाद में आप देखोगे एक इनिशिएटिव ये भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमने टॉय का जो एक्सपोर्ट है, खिलौना का जो एक्सपोर्ट है वो हमने बढ़ा दिया है, इसका इंपोर्ट हमने कम कर दिया है। तो इससे भी बहुत सारा फ़ायदा हमें करंट टाइम पर मिला है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा था। मैं आपको यहाँ पर एक रिविजन करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, पूरे सप्ताह में आपको पता होगा। एक रिविजन हो जाएगा तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से याद रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि पहले भी ये मैं करा करता था। बाकी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर कुछ दिक्कतें देखने को मिलेंगी। दिक्कतें क्या हैं? सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो एफडीआई आ रहा है ना, कभी कभी हम देख रहे हैं कि कुछ जो जाली कंपनियां हैं वो बेसिकली एफडीआई लेकर आ रही हैं, यानी कि जो इंडिया के अंदर ब्लैक मनी है उसी को इन्वेस्ट कर दे रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। फिर एक दिक्कत है लो प्रोडक्टिविटी। करेंट टाइम पर इंडिया की जो फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके पास में स्किल्स ज़्यादा है नहीं, ऐसा बोला गया। इनफैक्ट मैकेंसी की रिपोर्ट ये बोलती है कि इंडिया के अंदर जो वर्कर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में, वो काफ़ी कम प्रोडक्टिव हैं थाईलैंड और चाइना के वर्कर्स से। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया कि भारत के अंदर जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो बहुत छोटी देखने को मिलती हैं, बहुत पुराने टाइम के इक्विपमेंट हैं, यानी कि हमारे पास में जो टेक्नोलॉजीज़ है वो थोड़ी सी पुरानी देखने को मिल जाती हैं। फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो आज के टाइम पर भारत के अंदर बिजली वगैरह देखो टाइम से आती रहती है, सब कुछ है, लेकिन चाइना थोड़ा सा आगे हमारे से आगे इसलिए क्योंकि चाइना में जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है वहाँ पर बिल्कुल भी बिजली कटती नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर पावर आउटेज थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा चाइना से, जिसकी वजह से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है थोड़ी सी डिले चल रही है, चाइना से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बात करें तो यहाँ पर भी एक दिक्कत है। भारत में आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन के मामले में हम थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि इंडिया में अगर आपको लगभग ट्रैवल करना है तो यहाँ पर देखोगे कि 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर भारत में देखने को मिलती है एवरेज स्पीड, जबकि चाइना में 1 घंटे में 100 किलोमीटर की स्पीड देखने को मिलती है। तो चाइना में सामान जल्दी पहुँच जाएगा, जल्दी ट्रैवल सामान पहुँचाया जा सकता है डेस्टिनेशन तक, लेकिन इंडिया में उसी सामान को डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर हमने अगले आर्टिकल में डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग के बारे में। तो रिसेंटली केंद्र सरकार ने एक स्कीम को अप्रूव किया है, जहां पे बोला है कि हम अपने कंट्री में सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाएंगे। और यहां पर इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, पिछले साल से ही चर्चा चल रही है। साल 2021 में भारत ने अनाउंसमेंट किया था $10 बिलियन का। इसमें बोला था कि हम लोग ये PLI स्कीम के तहत पैसा खर्चेंगे, यानी हमारे कंट्री में सेमीकंडक्टर चिप को जो बनाएगा उसके बदले में सरकार यहाँ पर इंसेंटिव देगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी। तो इस वजह से PLI स्कीम को लेकर आया गया था। आगे आते हैं,
अभी इसी के तहत क्या हुआ, सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के लिए जो नए नए प्लांट्स है वो इंडिया में लगाए गए हैं। ताइवान का चिप मेकर कंपनी है फॉक्सकॉन, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भारत के साथ में, और यहाँ पे टारगेट ये है कि एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जा रहा है जिसके अंदर 1,54,000 करोड़ रुपए खर्चा जाएगा। तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएगी गुजरात में। इसी प्रकार से और भी प्रोजेक्ट अनाउंस करे गए हैं। $3 बिलियन का जो प्लांट है वो कर्नाटका में लगाया जाएगा इंटरनेशनल कंसोर्शियम के थ्रू, यानी आईसीएमएस के थ्रू। आईसीएमएस क्या है? आईसीएमएस एक जॉइंट कंपनी है अबू धाबी और साथ ही साथ में इजराइल की। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कर्नाटका के अंदर $3 बिलियन का सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा रहे हैं। इसी प्रकार से तमिलनाडु के अंदर भी $3.5 बिलियन का एक प्लांट लग रहा है सेमीकंडक्टर का, जहाँ पर फोकस है कि हम लोग सेमीकंडक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। सेमीकंडक्टर क्या है? तो सेमीकंडक्टर चिप्स वो चिप्स हैं जो कि आज के टाइम पर हर जगह हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। सेमीकंडक्टर बनता किससे है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इन सब चीज़ों से सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है। अब सेमीकंडक्टर का अंदर देखो होता क्या है ना, इसमें बिजली फ्लो होती है लेकिन उस करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसकी एक खास बात है। तो जिसकी वजह से करंट टाइम पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, चाहे आपका मोबाइल, लैपटॉप, कोई सा भी सामान हो गया, उसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी कारणवश यहाँ पर सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि दिक्कत ये भी है कि करंट टाइम पर कुछ ही कंट्रीज सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाती हैं, जैसे ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस, कुछ ही मुट्ठी भर कंट्रीज सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाती हैं। तो भारत एक तरीके से जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बहुत सारा सेमीकंडक्टर चिप्स को कंज्यूम भी करते हैं। इसी वजह से हम लोग को ज़रूरत है कि हम अपने कंट्री में भी सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करें, इसका मैन्युफैक्चरिंग करें, क्योंकि हमारे कंट्री में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, जिस वजह से टारगेट रखा गया, पैसा खर्चा जा रहा है ताकि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को हम अपने देश में इंक्रीज़ कर पाएँ। फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स को लेकर एक आर्टिकल था, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और आईएलओ की। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2022। इस रिपोर्ट का कहना यहाँ पर यह है कि हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक साल के अंदर अंदर 7 लाख नई नौकरियाँ मिली हैं। और ये जो नौकरियां हैं ना, मतलब ये ओवरऑल दुनिया में अगर आप लोग देखोगे तो पूरे दुनिया भर में इस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 12.7 मिलियन लोगों को नौकरियां मिली हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा एरिया भारत को भी कवर किया गया है। इसकी 7% नौकरियां भारत में भी मिली हैं। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कौन सा होता है? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वो है जहाँ पर हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इन सेक्टर्स के अंदर बहुत सारी नौकरियाँ भारत के अंदर जनरेट हुई हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बहुत सारी नौकरियां अफ्रीका, ब्राज़ील, इनमें भी जनरेट हुई हैं। तो सोलर एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो सोलर एनर्जी अभी के टाइम पर एक सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने वाला सेक्टर है। साल 2021 में सोलर एनर्जी ने लगभग 4.3 मिलियन नौकरियां प्रोवाइड करवाई थीं, ऐसा भी यहां पर मेंशन किया जाता है। तो बहुत सारी नौकरियां सोलर एनर्जी वाले सेक्टर में लोगों को मिली हैं, ये यहां पर बात रखी गई है। ऐसा ही इंडिया के अंदर भी देखने को मिला है। फिर अगले आर्टिकल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे के बारे में डिस्कशन किया गया था। मैंने आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया था कि हर साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे है ना, इसको हम लोग 2022 में ऑब्जर्व करते हैं 26 सितंबर को। तो 26 सितंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सके, इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं, जागरूकता फैला सकें कि जो एनवायरनमेंट है वो मानव के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और उस एनवायरनमेंट को कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। तो ये भी हमारा यहाँ पर ये टारगेट था वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे के रिगार्डिंग, ये बात ध्यान में रखना। फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने व्हाइट फ्लाई के बारे में कवर किया था। ये जो आपको सफ़ेद कलर के कीड़े दिख रहे हैं ना, ये व्हाइट फ्लाई का जो अटैक है रिसेंटली काफ़ी सारी स्टेट के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो हाल ही में पंजाब और राजस्थान के अंदर व्हाइट फ्लाई का जो अटैक है वो इंक्रीज़ हुआ है। व्हाइट फ्लाई क्या है ना, कीड़ा है जो आपको बराबर पिक्चर में दिख रहा है। बेसिकली जो कॉटन की फसल है उसके ऊपर ये डायरेक्टली अटैक करता है और इसकी वजह से एक बीमारी भी फैलती है जिसका नाम है कॉटन लीफ कर्ल वायरस। अब होता यह है कि उस कॉटन के पेड़ के ऊपर ये एक तरीके से उस फसल के ऊपर बैठता है, उसके पत्तों को खाता है और उस पत्ते के ऊपर अपना फ्लूइड भी छोड़ता है, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां, मतलब कुछ फंगस, कुछ फफूंद वहाँ पे ग्रो होती है, जिसको हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। और वो ब्लैक फंगस क्या करता है, उस प्लांट को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, प्लांट को बर्बाद कर देता है। तो करंट टाइम पे वाइट फ्लाई का अटैक देखने को मिला, जिस वजह से वाइट फ्लाई न्यूज़ में थी। अब इसके स्प्रेड के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, जो सबसे पहला यहाँ पर वाइट फ्लाई का अटैक देखने को मिला है ना, उस वाइट फ्लाई का नाम क्या है? उसका साइंटिफिक नाम है स्पाइरलिंग वाइट फ्लाई। स्पाइरलिंग वाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ये है एल्यूरोडाइकस डिस्पर्सस।
ये आपको पूरे इंडिया भर में देखने को मिलती है वाइट फ्लाई। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और वाइट फ्लाई है जिसको हम लोग रुगोस स्पैरेलिंग वाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है एलोरोडाइकस रोगियोपैरक्यूलेटस, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा पोलाची के अंदर तमिलनाडु में 2016 में वाइट फ्लाई ये पहली बार देखने को मिली थी। मतलब आज के टाइम पे तो पूरे देश में फैली हुई है, लेकिन स्टार्टिंग में ये 2016 में तमिलनाडु में देखने को मिली थी। तो ये दो वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये वाइट फ्लाई वैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जो नेटिव रीजन इनका कहाँ पर पैदा होती है, इस कैरेबियन आइलैंड्स में पैदा होती हैं, यानी जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके बीच वाले हिस्से में पैदा होती हैं। तो ये इंडिया कैसे पहुँचती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधे इम्पोर्ट भी करते हैं, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाइट फ्लाई पहुँच जाती हैं इन पेड़ों के ज़रिए। फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि ये जो वाइट फ्लाई है लगातार ये अटैक कर रही हैं और इन्होंने पहले भी बहुत सारी फसलें बर्बाद करी हैं। 1.35 लाख हेक्टेयर जो कोकोनट और ऑयल पाम है इंडिया के अंदर, वो बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है इस वाइट फ्लाई की वजह से। इन्होंने अलग अलग फसलों के ऊपर भी अटैक किया है और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनके ऊपर कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल करो तो यहाँ पे वो कोई मतलब आप कह सकते हो फ़ायदेमंद नहीं देखने को मिलता। लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट प्रीडेटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक इंसेक्ट प्रीडेटर है इनसे भी बड़ा खतरनाक और इसके ऊपर एक बड़ा कीड़ा है जो कि इनको खाने का काम करता है। या फिर हम लोग एक फंजाई का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई। ये जो फंजाई है ये इन इंसेक्ट्स को, इन कीड़ों को मार सकता है, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया, ठीक है ना। तो वाइट फ्लाई को लेकर ये छोटा सा आर्टिकल था। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने कवर किया था एक और छोटा सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन के राइट्स को लेकर रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने ये बोला कि देखो जो अनमैरिड वेमेन है ना, उनको भी यहाँ पर एबॉर्शन करवाने का हक होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि अनमैरिड वेमेन को एबॉर्शन करवाने का हक तो है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के तहत, लेकिन 20 सप्ताह तक वो एबॉर्शन करवा सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मैरिड वेमेन को आज के टाइम पर एबॉर्शन करवाने का हक है, गर्भपात करवाने का हक है, वो 20 सप्ताह तक है। लेकिन अगर कोई वेमेन जिसके साथ में रेप हुआ है या फिर वो वेमेन विधवा है या फिर कोई और इंसिडेंट हुआ है तो उनको 4 सप्ताह एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वो 4 सप्ताह एक्स्ट्रा लेकर 24 वीक्स तक एबॉर्शन करवा सकती हैं। ये मैरिड वेमेन के लिए प्रोविजन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस प्रोविजन को यहाँ पर अनमैरिड वेमेन के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि अनमैरिड वेमेन को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 सप्ताह तक एबॉर्शन करवाना अलाउ किया गया है। तो इनको भी 4 सप्ताह का एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां पर 25 साल की एक महिला है जो कि अनमैरिड है लेकिन ये प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिव इन में रह रही थी, प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बाद में इनके साथ में जो लड़का था उसने शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद इन्हें एबॉर्शन करवाना था, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल यहाँ पर इनको हक मिलना चाहिए। और ये जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट है इसके अंदर जो ये 4 सप्ताह एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं ना, क्योंकि ये जो महिला थी इनकी प्रेगनेंसी को 24वां सप्ताह चल रहा था, तो इस वजह से इनको कहीं पर अलाउ नहीं किया जाता था एबॉर्शन करवाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर बदलाव करो और जो ये 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक आपने टाइम पीरियड जो शादीशुदा महिलाएं हैं, मैरिड वेमेन है, उनको दिया है ना, वैसे ही आपको यहाँ पर ये प्रोविजन इन अनमैरिड वेमेन के लिए भी रखना होगा। उनको भी 4 सप्ताह एक्स्ट्रा देना होगा ताकि वो भी यहाँ पे एबॉर्शन करवा सकें। ये बात मैंने आपको छोटे से न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू बताई थी। फिर अगले आर्टिकल में हमने क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे के बारे में पढ़ा था। तो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिसेंटली यहाँ पर निकल कर आया है, जनवरी फरवरी मार्च। ये बेसिकली 3 महीने का एक क्वार्टर है, तो 3 महीने का क्वार्टर होता है, आपको पता है। तो जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर का ये सर्वे निकल कर आया है। इस सर्वे को कंडक्ट किया गया है, रिलीज़ किया गया लेबर ब्यूरो के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। तो इस सर्वे ने यह बताया कि जो ओवरऑल नौकरियाँ हैं वो हमारे देश में थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई हैं। जनवरी फरवरी मार्च के अंदर जो नौकरियां हैं वो काफ़ी थोड़ी सी बड़ी हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में और हेल्थ सेक्टर में। ये बात यहाँ पर मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको पता होगा। और अब की बार जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो कैसा रहा है, तो फीमेल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च 2022 का ये क्वार्टर है। इससे पहले यहाँ पर 2021 का अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक क्वार्टर होगा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले टाइम में अगर हम लोग बात करें, जो महिला का पार्टिसिपेशन था काम के अंदर में वो 31.6% था। लेकिन जनवरी फरवरी मार्च के अंदर इनका पार्टिसिपेशन 31.8% हो गया है। यानी कि आप कह सकते हो महिला का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इस जनवरी फरवरी मार्च के समय पर। तो ये बात रखी गई, तो फीमेल पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया। फिर हमने अगले आर्टिकल में डिस्कशन किया था दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में। तो एनजीटी ने रिसेंटली यहाँ पर क्या किया, इन्होंने दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट को
एक तरीके से अप्रूवल देने के लिए कुछ ज़मीन दे दी थी, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने अपना ही जो मामला है, अपना ही जो डिसीजन है उसको डिसमिस कर दिया है, क्योंकि दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट अगर लगाना है तो इसके लिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर वैसे ये प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है दिबांग नदी के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा था कि जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लोगों का कहना यह था हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, इस प्रोजेक्ट को लगाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर एनजीटी ने वापस से ये एक तरीके से अपना जो पूरा डिसीजन था उसको डिसमिस कर दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिबांग नदी है, दिबांग नदी बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इसी के ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब एनजीटी ने मना कर दिया कि ठीक है हम लोग इस प्रोजेक्ट को अब नहीं लगाएंगे। तो एनजीटी क्या है? तो एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको एनजीटी एक्ट 2010 के तहत बनाया गया था। इस एक्ट का काम क्या है कि जो भी हमारा एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। एनजीटी को जब भारत ने बनाया तो भारत इसी के साइड में दुनिया में तीसरा कंट्री बन चुका था जिसने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर कुछ इस प्रकार से कदम उठाया हो। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने यहाँ पर इस प्रकार की बॉडी बनाई थी एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए। उसके बाद में तीसरे नंबर पर इंडिया बनकर आया। आज के टाइम पर एनजीटी के कुछ और ऑफिस भी देखने को मिलते हैं। मेन हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे ऑफिस भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन। ये बेसिकली फ्राइडे तक सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हैं। अब सैटरडे यानी कल वाले जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो हमने कवर नहीं किए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कल ही हमने उन आर्टिकल्स को पढ़ा हुआ है, तो उनका रिवीजन नेक्स्ट वाले रिवीजन वाले पार्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक हमने जो भी न्यूज़ आर्टिकल न्यूज़ में थे वो सारे कवर कर लिए हैं। आई होप आपका रिवीजन हुआ होगा, आपने बहुत कुछ यहाँ पर चीज़ों को रिवाइज कर लिया होगा, वापस से माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें रिकैप्चर हो गई होंगी। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।